नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पुलिस ने एक बहुत बड़े नेक्सस को तोड़ा है। आपको बताते चले कि क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हो, नॉर्मल एम्बुलेंस हो, इसका एक बहुत बड़ा नेक्सस है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद चीज़ें परत दर परत खुलेगी और पता चलेगा कि आखिर कौन कौन डॉक्टर इसमें मुलव्विस है, कौन कौन पैरामेडिकल स्टाफ के लोग इसमें मुलव्विस है और कौन कौन ऑनर्स हैं जो एम्बुलेंसेस के मालिक हैं वो इसमें मुलव्विस है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये एम्बुलेंस के ड्राइवर और क्लीनर्स जो है वार्ड्स के अंदर चले जाते हैं और वार्ड्स के अंदर कैसे पहुंचते हैं ये भी पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स की मिलीभगत से होता होगा। वार्ड के अंदर पहुंच करके तीमारदारों को कन्विंस करते हैं। तीमारदारों को कहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी तरह की ट्रीटमेंट नहीं होता है, लिहाजा आप इन पेशेंट को आप दूसरे हॉस्पिटलों में नियर बाई जो दूसरे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उसमें शिफ्ट कीजिए। और ऐसा ही होता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये इनका जो जुड़ाव है उधर के अस्पतालों के साथ भी होता है, नेक्सस उस हॉस्पिटल के साथ भी होता है। यानी यहाँ से जो पेशेंट लेके जाते हैं उसकी कमीशन भी उनको मिलती है। यानी आप सांसों के सौदागर बन गए हैं, किसी की जिंदगी का भी आप सौदा करने पे आतुर हैं। पुलिस ने एक डॉक्टर को पकड़ा है, एक एम्बुलेंस को सीज किया है, क्लीनर को हिरासत में लिया, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन आप मुक्त भोगी जिनके साथ ऐसा हुआ है उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये लोग ऐसा करते हैं और सांसों के व्यापार करते हैं, यानी जीवन का सौदा करते हैं, जिंदगी के सौदागर बने हुए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे तीमारदारों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है। खुद आप सुनिए कैसे। पूछना क्या ड्राइवर नहीं में बड़ा बोल करो। ये आज के नहीं कितने साल हो गए हैं। ये पता क्या करते हैं, एमरजेंसी के बाहर जाएं, ये ऐसे बैठे होते हैं जैसे हरिद्वार जाओ ना, पंडित बैठे होते हैं, पांडे बैठे होते हैं, ये करो जी वो करो जी। ऐसे ही एम्बुलेंस के ड्राइवर बैठते हैं लाइन लगा के, अंदर जाके लोगों को भड़काते हैं। भाई इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, चलो अमृतसर जाओ, चलो दिल्ली जाओ। 30,000 से लेके 80,000 तक ये लोगों से किराया वसूलते हैं। और कई बार हमने प्राइवेट वैन वालों को मारा भी है। और एक की हमें अभी भी तलाश है, वो बूढ़ा सा है, लाल वैन रखी हुई है, वो तो छोड़ता ही कुछ नहीं लोगों को। मेरे एक ख़ास रिलेटिव है वार्ड नंबर 1 में, मैं उनके पास कल गया था, वो वहाँ भी चक्कर लगा रहा था। मैंने पूछा भाई तेरा क्या काम है, उनको भड़का रहा था, आप छोड़ो जी, आप अमृतसर चलो जी, फलान करो जी। लेकिन मैंने उनका ऑपरेट डॉक्टर संजीव गुप्ता जी से करवाया है, उनके यूनिट से करवाया है। मैंने उनको अमृतसर नहीं जाने दिया, ना उनको दिल्ली जाने दिया। वो मान गए थे उस गाड़ी वाले की बात, लेकिन मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा ना। तो डॉक्टर संजीव से मैं मिला, HOD है हमारे, बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। उन्होंने बैठ के मेरे साथ मीटिंग की, उसका ऑपरेट किया। 2 दिन हो गए, फर्स्ट क्लास है पेशेंट। लेकिन ये जो गाड़ी वाले हैं, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, ये लोगों के दिमाग में ये फतूर भरते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, आप बाहर चलो, क्योंकि अपनी रोटियां सेकने की। दर्शकों, उससे पहले भी कई मरतबा इस तरह की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन किसी ने गौर नहीं फरमाया। कोविड 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, इस दौरान इन प्राइवेट एम्बुलेंसेस ने खूब लूट खसूट मचाई थी। तीमारदार पेशेंट अंदर होता था, तीमारदार बाहर होते थे, और ये ड्राइवर, क्लीनर और इनके जो टाउट्स हैं वो तीमारदारों के आगे पीछे घूमते रहते थे। इवन कि आप ये भी सोच के चलिए कि इमरजेंसी के अंदर भी ये जो ड्राइवर हैं, ये इमरजेंसी के अंदर भी लोगों को कन्विंस करते थे कि आप इस हॉस्पिटल में मत रुकिए। शायद यही एक कारण है कि लोग पहले भी आवाज़ उठाते रहे लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। लेकिन इस एक्शन से लोग खुश हैं। नहीं, ये जैसे ये कार्रवाई हुई है, ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसमें मतलब कि हर बंदे को ना इसका साथ देना चाहिए।
जैसे कि कल जो मैंने सुना कि पुलिस ने उस जो भी एम्बुलेंस थी उसको पकड़ा गया या उस पर कार्रवाई की। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहे। और यहाँ जीएमसी जम्मू की बात की जाए तो मैंने सुना था कि यहाँ डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा, आप यहाँ से बाहर हो जाएँ या अमृतसर चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ। हम चाहते हैं कि ऐसे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उन पे भी अच्छी तरह कार्रवाई की जाए, ताकि वो जो यहाँ के लोगों को यहाँ पे ही ट्रीटमेंट हो उनका, बाहर ना जाए। क्योंकि अब आम आदमी है जो, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बंदा यहाँ से बाहर जाके कुछ करेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ही हो, जो भी हो उसका इलाज वगैरह यहाँ पे की जाए। बस, थैंक यू। हाँ जी, हम चाहते हैं कि देखो जैसे अब यहाँ के एम्बुलेंस की बात की जाए तो हर एम्बुलेंस अथोराइज नहीं है, कुछ प्राइवेट भी हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि जो प्राइवेट जो भी एम्बुलेंस वगैरह है उस पर अच्छी तरह क्या बोलते हैं उसको अच्छी तरह देखा जाए कि हर गाड़ी को चेक किया जाए या हर एम्बुलेंस को चेक किया जाए कि कौन सी गाड़ी अथोराइज्ड है और कौन सी गाड़ी नहीं है। दर्शकों, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने बीड़ा उठाया है। पुलिस ने, जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्टर है, वो रशिया से एमबीबीएस करके आया है, लेकिन उसको यहाँ पर नौकरी करने के लिए, यहाँ पे सेवाएं देने के लिए एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता, वो नहीं किया है। लेकिन देखना ये है कि इस डॉक्टर के साथ कितने और लोग जुड़े हुए हैं। इस चेन को तोड़ने की ज़रूरत है, और अगर लीड मिली है तो मुझे लगता है कि पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो मौत के सौदागर हैं, जबरन दूसरे हॉस्पिटलों में यहाँ से लोग शिफ्ट करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं कि 30,000 से लेकर 80,000 के बीच में ये किराया लेते हैं मात्र लुधियाना पहुँचाने के लिए। सबसे पहले तो मैं एसडीपीओ बख्शीनगर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो नेक्सस था ये कोई आज का पहला केसेस नहीं है। ये नेक्सस कई ज़माने से चल रहा था। पहले भी कई एम्बुलेंसें थी वो जो ऐसे अंदर से मरीज़ों को उनको फोर्स किया जाता था कि आपका भाई यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता इस हॉस्पिटल में, यहाँ पर डॉक्टर जो है वो काबिल नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से आप दूसरे हॉस्पिटल जो पंजाब में है वहाँ पर शिफ्ट करें। और एक 70-80 से 1,000 रुपया या इन लोगों से मांगा जाता था। अभी मैं एसडीपीओ बख्शीनगर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक डॉक्टर को पकड़ा है, और ना जाने पीछे कितने ये कब से ये नेक्सस चल रहा है और कितने और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, और वो उन लोगों को पकड़ने, ये जो सरकार नहीं पकड़ती, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी उन लोगों के साथ है। दर्शकों, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर शशि सूदन भी इस बात को मानती हैं कि एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। उनका भी मानना है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि अगर आपने केस रेफर करना हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास भी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज है, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने तीमारदारों से गुजारिश किया है, आग्रह किया है कि वो इस तरह के टाउट्स जो हैं उनसे बच के रहें। हमारी भी इंफॉर्मेशन में ये बात आई है, उसमें ये मामला सामने आया है कि हमारे यहाँ से ही कोई डॉक्टर हैं जो रशिया से ग्रेजुएशन तो करके आए हैं, लेकिन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है हमारे इंडिया में सर्विसेज के लिए ज़रूरी, शायद उन्होंने अभी नहीं दिया है। और ये भी मामला पता चला कि पता नहीं हमारी स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये बात की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा कि एम्बुलेंस जो है वो रजिस्टर्ड थी कि नहीं, और क्या वो अप्रूव्ड रेट्स पे चलती है कि नहीं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत ऐसे इंफॉर्मेशंस आ रही थी। ऐसा मामला सामने आया है कि पुलिस ने कुछ किसी को पकड़ा है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने लीगल तरीके से। वो देखेंगे कि एम्बुलेंस का क्या स्टेटस है, उन डॉक्टर साहब का क्या स्टेटस है, तो फिर जैसे होगा वो वैसे ही एक्शन लिया जाएगा। दर्शकों, कोविड के पॉजिटिव मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, और हर डिप्टी कमिश्नर अपने अपने ज़िले की सफाई भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही है और पॉजिटिव केस कम आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद चल रही है कि जल्द से जल्द यात्रा शुरू हो। 28 जून को यात्रा शुरू होनी है, सरकार की तरफ से आदेश आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लंगर वालों को परमिशन दी गई है बालटाल से, तो ऐसा लग रहा है कि यात्रा होगी। और हमने बात विश्व हिंदू परिषद से की, तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष
उनका कहना है कि कहीं ना कहीं 28 जून तक यात्रा शुरू होनी है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया, तो इट मीन्स की यात्रा होगी। देखिए, हम तो अभी तक अमरनाथ जी की यात्रा को उसी नज़रिए से देख रहे हैं जो कि लास्ट अनाउंसमेंट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने की थी कि 28 जून से यात्रा शुरू होगी। उसके बाद उनकी तरफ से कोई ऐसा फॉर्मल वर्ड नहीं आया है कि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और हम ये समझते हैं कि कोविड का जो इतना बड़ा स्पाइक आया था उसकी वजह से अरेंजमेंट्स जिस ढंग से बनने चाहिए होंगे उसमें ज़रूर कोई ना कोई देरी हुई होगी। और अब जैसे कि नज़र आ रहा है कि यात्रा की तिथि भी नज़दीक आ रही है और सरकार भी और श्राइन बोर्ड भी, सरकार अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ और श्राइन बोर्ड को जो व्यवस्थाएं करनी है जैसे लंगर या बाकी चीज़ों की उसकी कर रहे हैं। तो हम होपफुल हैं यात्रा के लिए और हम चाहते भी हैं यात्रा हो। दर्शकों, शिवसेना बाल ठाकरे का भी ये मानना है कि अब बाकी जगहों पर यात्रा हो रही है, एसओपी को फॉलो करते हुए यात्रा होनी चाहिए और आरटीपीसीआर टेस्ट जो एसओपीज हैं उनका पालन करते हुए यात्रा होनी चाहिए। भले ही यात्रा कम क्यों ना हो पर होनी चाहिए, क्योंकि 2019-2020 में यात्रा नहीं हो पाई। जी देखिए, बिल्कुल जी देखिए, कोरोना अब लगभग कंट्रोल में आ चुका है। तमाम धार्मिक स्थलों के द्वार जो है भक्तों के लिए खोले जा चुके हैं। यहाँ तक कि हमारा जो है ताजमहल भी का द्वार भी खोला गया है यहाँ दर्शकों के लिए। मैं सरकार से लगातार अपील कर रही है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई श्राइन बोर्ड से, अपने उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से कि अमरनाथ यात्रा को भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। देखिए, बीते कल हमें जानकारी मिली है कि 15 तारीख को श्राइन बोर्ड कार्यालय से एक कुछ लंगर संगठन जो है जो सेवा देते हैं लंगर को लेकर, उनको मात्र 3 से 4 संगठनों को वहाँ से अनुमति दे दी गई है, मगर बाकी संगठन जो है जो लंगर सेवा देने के लिए तैयार बैठे हैं उनके लिए भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दर्शकों, लोग चाहते हैं यात्रा हो। जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उनको 2019 में भी बीच में यात्रा ख़त्म करनी पड़ी थी और 2019 में भी यात्रा बीच में ख़त्म करनी पड़ी थी। 20 में यात्रा नहीं हो पाई थी, लाइव टेलीकास्ट हुआ था और 21 में वो चाहते हैं कि यात्रा हो। देखिए, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से भी आपको ही पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि 2-3 दिन से इसमें काफ़ी मूवमेंट तेज़ हुई है अमरनाथ यात्रा को लेके। जो अमरनाथ यात्रा पे लंगर लगाते थे उनको कुछ लोगों को वहाँ पे अनुमति मिल गई है और कुछ लोगों को अनुमति मिल रही है। हमने पहले भी सरकार से ये अपील की थी और हमने प्रेस द्वारा माध्यम से हमने पहले भी सरकार को ये एक मैसेज दिया था कि जिस प्रकार से अभी कोरोना का एक भाव कम हो रहा है उसको देखते हुए, जैसा कि हमारा जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो पूरी तरह से डिपेंड है टूरिज़्म पे। और लास्ट ईयर भी ये अमरनाथ यात्रा की नई वजह से हमारा ये टूरिज़्म सेक्टर है यहाँ का वो ख़त्म हो रहा है। और इस बार भी अगर ये अमरनाथ यात्रा अगर सरकार ने शुरू नहीं की तो जो हमारा व्यापारी वर्ग है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपके द्वारा यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जैसे ये उन्होंने अनुमति दी है, लंगर वालों को दे रहे हैं, बाकी को लोगों को भी अनुमति दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जैसे ये एसओपीज़ जारी गवर्नमेंट ने की हुई है वैष्णो देवी के लिए, जैसे एसओपीज़ जारी की हुई है, तो उसी प्रकार से अमरनाथ यात्रा की भी यात्रा स्टार्ट कराई है। दर्शकों, अब सवाल यह है कि पहलगाम से भी यात्रा हो, इसको लेकर के भी जो स्टेक होल्डर्स हैं पहलगाम के लोग वो चाहते हैं कि सिर्फ बालटाल से ही यात्रा ना की जाए। यात्रा को संकेतित करने के लिए सिर्फ बालटाल से ही यात्रा ना की जाए, पहलगाम से भी यात्रा शुरू की जाए। पहलगाम जो है परंपरागत रूट है और यात्रा यहीं से चलती रही। में रहते हो यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे
गांव में, क्योंकि हमारा डिपेंड है खाली यात्री और टूरिस्ट के ऊपर है। क्योंकि पिछले साल यात्रा बाल्टल से गया, यहाँ से कोई आया नहीं। हमारा उम्मीद है क्योंकि यहाँ से भी आना चाहिए, क्योंकि हम भी इंतज़ार में रहते हैं। हमारा 2 महीने का कमाने का होता है यात्रा या टूरिस्ट, वो भी 2 साल से कोई आया नहीं। हम घर पे ही बैठा है, हमारा रोजी रोटी सब इनके ऊपर चल रहा है। मेरा नाम अब्दुल अहद है, मैं यहाँ ही पहलगाम का रहने वाला हूँ। हम उम्मीद करते हैं, एक उम्मीद की किरण जागी है जब से कोरोना थोड़ा कम हो गया। इस साल टूरिस्ट आएगा, यात्रा आएगी, दोनों साइड से चलेगा। ऐसे बीच में अफवाह आती है कि बाल्टल से छोड़ेंगे। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यात्रा मेन तो ये यहाँ ही पहलगाम से ही, जो अमरनाथ बाबा है वो यहाँ पहलगाम से ही गया है। मजहबी भी इनका सारा हिसाब वो पहलगाम से ही है। अब इन्होंने वहाँ बाल्टल से शॉर्टकट निकाला है, वहीं से जाते हैं। चलो वहाँ से भी जाए, यहाँ से भी जाए, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। दर्शकों, यात्रा की बात की जा रही है तो कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए मेला खीर भवानी बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और उसको लेकर के हालांकि आधिकारिक तौर पर ये मेला नहीं होगा, लेकिन जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं SOPs को पालन करते हुए, SOP का पालन करते हुए। तो कहीं ना कहीं आज अशफाक जब्बार जो गांदरबल के MLA हैं और दूसरे कश्मीरी नेताओं ने वहाँ पर पहुँच करके देखा कि क्या क्या वहाँ पर हो सकता है। अशफाक जब्बार ने यह भी डिमांड किया है कि इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। आज जो माता रागिनी, जिसको खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, खासकर हमारे कश्मीरी लोग जो इसमें जिनकी श्रद्धा है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब की आस्था है इस माता पे। तो जहाँ तक आज ये पैंडेमिक है तो थोड़ा लोगों को भी एहतियात करना है। तो मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया को या गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको लाइव कल देखा है, ताकि जो आस्था रखते हैं जो उनके है वो अपने घरों से ही लाइव ये सारा देख सके। मेरी LG साहब से और उनके जो इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश होगी, इसको आप लाइव कीजिए ताकि लोग इस पूजा में शामिल हो सके और उनके दर्शन अच्छे से हो जाए। लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो लिमिटेड ही यहाँ पे आए, क्योंकि इस वक्त हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो करना है और दुआ करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे इस हिंदुस्तान से, जम्मू कश्मीर से जाए, ताकि लोग राहत की सांस लें। ये जो यहाँ पे हमारी सोसाइटी है माता खीर भवानी, इन्होंने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं। ये कल के जो भव्य दिन है, कल हमारा ज्येष्ठा अष्टमी का दिन है, माता का बर्थडे है और सब लोग जो हैं डिवोटीज अपनी इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ हम उनके आने की उम्मीद रखते हैं और माता का जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स लेने के लिए हर साल की तरह। मगर इस साल ये कोविड प्रोटोकॉल की वजह से जो हमने यात्रा माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ने जो यात्रा पिछले 6-7 साल से शुरू की थी, वो यात्रा में हमें लोगों को अपील की है कि इस साल यात्रा नहीं होगी। हाउएवर, अगर किसी ने आना है वो अपना अरेंजमेंट करके यहाँ आए माता के दरबार में, बट कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन रखना है। और साथ में ही जो हमने 9-10 दिन पहले काम शुरू किया था, जैसे इसका हमने नाग को पाजा था और बाकी पेंटिंग, ये LED लाइटिंग सबका अरेंजमेंट किया था, वो काम अब तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है। दर्शकों, JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन अब भाजपा की हो गई है। हमने ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है।
तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जो स्पोक्स पर्सन भी है भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ इनको जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट किया गया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। धन्यवाद विनोद जी। जी ब्रिगेडियर साहब, कांग्रेस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो, इनमें कोई फर्क नहीं रह गया, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप खेल में होना चाहिए। क्या आपको ठीक लगता है? देखिए, ऐसा है कि अब तक राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है, पर अब तो नहीं है, क्योंकि ये तो बीसीसीआई की अपॉइंटमेंट है। हम बीसीसीआई की तरफ अपॉइंट किए गए हैं। हम बीसीसीआई के बिहाफ पे यहाँ पर क्रिकेट को रन करेंगे। बीसीसीआई तो एक पॉलिटिकल कमेटी नहीं है, वहाँ पर तो सब पार्टियों के नुमाइंदे हैं। इसलिए ये कहना कि मैं तो ये कहूँगा कि पहली बारी जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल हाथों में आई है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप देखिए, आप स्पोक्स पर्सन है, सेठी जी जो है वो चीफ स्पोक्स पर्सन है, दोनों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। आप भारतीय जनता पार्टी के डाइस से कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस कर चुके हैं, तो छवि तो वैसी रहेगी ना कि भाजपा ने इस पे कब्जा कर लिया, जेकेसीए पे भाजपा का कब्जा हो गया। नहीं, यही तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। इस गलत फहमी में मत रहिए, आप इसको राजनीति के साथ मत जोड़िए। ये राजनीतिक अपॉइंटमेंट नहीं है, ना ही ये पहली बारी ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर बीसीसीआई द्वारा चलाई जा रही है, और हम बीसीसीआई को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बीसीसीआई की सिलेक्शन के जरिए हम आए हैं, ना कि हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के कारण। जी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जब फारूक अब्दुल्ला इसके चेयरमैन होते हैं या फिर वाहिद परा कोई बेनिफिट लेते हैं, तो आप फिर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो करतूतें होती हैं वो राजनीतिक होती हैं। अब हमें मौका तो दीजिए ना करने का, फिर आप कहिए कि हम राजनीतिक हैं या नहीं हैं। यस, मैं नहीं ड्राई करता हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सुनील सेठी जी भी हैं, पर हम आपको जो यकीन दिला रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल जो एफिनिटी है वो इस वर्किंग के अंदर, इस कार्य के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। जी ब्रिगेडियर साहब, चलो आपको दिया मौका, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? देखिए, ऐसा है कि हमें जेकेसीए को पूरी तरह से रिवाइव करना है। जेकेसीए अभी पूरी तरह से शैम्बल्स में है। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट को उसी तरह से लाना है जैसे बाकी राज्यों के अंदर चल रहा है। हमें जम्मू कश्मीर की टैलेंट को ढूंढना है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा लड़के या लड़कियों के अंदर, कोई रिलीजन के बेसिस के ऊपर, प्रांतवाद या भाई भतीजावाद, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सब सामान्य होंगे। सिर्फ टैलेंट को जो है वो पहचाना जाएगा, टैलेंट को प्रोत्साहन किया जाएगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्रिकेट के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलें, तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि हम उनको रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर दें। और हमने ये भी यकीन करना है कि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, अगर वहाँ पर कोई प्रतिभाशाली होनहार खिलाड़ी हैं और वो आगे आ सकते हैं, तो हमें पूरा प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको पूरा साथ देना पड़ेगा कि वो आगे आएँ। उसके लिए जो साधन संसाधन चाहिए वो भी हम कोशिश करेंगे कि एसोसिएशन की तरफ से दिए जाएं। ब्रिगेडियर साहब, यानी जो विद्यार्थी परिषद की विचारधारा हो, बीजेपी की विचारधारा हो, भारत संघ की विचारधारा वाले प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होंगे उनको मौका मिलेगा? जी नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर नागरिक को जो प्रतिभाशाली होगा उसको मौका मिलेगा। यानी उनके लिए मुसीबत है, जो संघ से प्रतिभाशाली होगा या संघ की विचारधारा से प्रतिभाशाली होगा उनको मौका नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं मिलेगा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हर वासी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर वासी को मिलेगा, चाहे वो किसी भी के विचारधारा का हो। जी ब्रिगेडियर साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच कराने के लिए स्टेडियम नहीं है। क्या स्टेडियम को लेकर के आपकी प्रायोरिटीज़ हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस को लेके आना
आईपीएल को लेकर आना ये हमारी प्राथमिकता होगी। जो जम्मू के अंदर स्टेडियम है उसकी टेक्निकल कमेटी से इंस्पेक्शन करवाई जाएगी। अगर टेक्निकल कमेटी उसको अप्रूव कर देती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द अज जल्द यहाँ पर आईपीएल का मैच हो। यानी आपने ये मन बनाया है कि एक आध आईपीएल का मैच शुरू होना चाहिए। जो एक स्टिग्मा सा लगा हुआ कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं होते, उस स्टिग्मे को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो जहाँ पे एग्जिस्टिंग अभी स्टेडियम है, क्योंकि एमएम स्टेडियम एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, एक ऑल स्पोर्ट्स स्टेडियम है, लेकिन अगर टेक्निकल कमेटी जो है बीसीसीआई की इसको अप्रूव कर देती है कि इसकी पिच और इसकी बाकी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक इंटरनेशनल मैच के लिए, आईपीएल के लिए, अगर अप्रूव हो जाती हैं तो यहाँ पर आईपीएल कराया जाएगा। ये मैं जम्मू कश्मीर वासियों को आश्वासन दिलाता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल ये उठता है कि पहले ये शिकायत रहती थी जम्मू के खिलाड़ियों की कि पक्षपात होता है, जेकेसीए में ज़्यादा प्रभाव कश्मीरियों का है और कश्मीर के लोग ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं। क्या इस पक्षपाती नीतियों को ख़त्म किया जाएगा? बिल्कुल, मैंने विनोद जी शुरू में कहा किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, चाहे वो भाई भतीजावाद है, चाहे प्रांतवाद है, चाहे वो मजहबवाद है, चाहे किसी प्रकार का वाद है, हर वाद से परहेज किया जाएगा और हर जम्मू कश्मीर के नागरिक को जिसकी प्रतिभा है उसको चांस दी जाएगी, मौका दिया जाएगा। यही नहीं, हम टैलेंट सर्च कमेटीज बनाएंगे जो कि जगह जगह, देखिए टैलेंट सर्च कमेटी का फ़ायदा तभी है अगर क्रिकेट के टूर्नामेंट हो गए। यहाँ पर टूर्नामेंट तक नहीं होते थे। हमारी कोशिश रहेगी टूर्नामेंट स्टार्ट किए जाएँ, हर लेवल के ऊपर टूर्नामेंट्स किए जाएँ, हर एज ग्रुप में टूर्नामेंट्स किए जाएँ। उसके बाद एक स्टेट लेवल लीग हो जिसमें कि बड़ी बेहतरीन टीमें खेलें और उसके अंदर से जो है टैलेंट को हंट किया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का रहता है कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस कारण हमारी रणजी ट्रॉफी टीम भी इतने ज़्यादा मैचेस नहीं जीत के आती है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक की जो कमियाँ रही हैं हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे बिना किसी भेदभाव के। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को हम एक ऑल्टरनेटिव देंगे, चाहे वो बंदूक से हटकर है, चाहे वो नशे से हटकर है। हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक मनोरंजन का साधन देंगे और एक खेल का साधन देंगे और उनको ये साधन देंगे जो लोग इस खेल को पेशा बनाना चाहते हैं उनके लिए हम ट्रेनिंग एकेडमीज भी बनाएंगे, यहाँ पर उनको ट्रेनिंग का मौका भी देंगे। और प्रतिभा को, जो मैं बार बार यही कहता हूँ, जो स्किल है, जो यहाँ पे टैलेंटेड हैं, जो टैलेंट है, उस टैलेंट को हम बिल्कुल हीरे की तरह तराशेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल आपका ये रहेगा कि पिछली बार जो अभी जांच भी जिसकी चल रही है जेकेसीए की, इस तरह की धांधलियां ना हो, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? यही तो हमारा काम है। शायद हमें चुना भी इसीलिए गया है कि जो भी यहाँ पर, अब पहले बात है, आपको बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 20 साल से जेकेसीए के अकाउंट्स की ऑडिट नहीं हुई है। सबसे हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी अकाउंट्स को ऑडिट किया जाए और उसके बाद पूरा सिस्टम जो है एक ओपन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। हम किसी भी चीज़ को छुपाएंगे नहीं। ये कोई घर वाली कमेटी नहीं है या घर के 4 मेंबर नहीं बैठे हुए हैं। ये एक बीसीसीआई अपॉइंटेड कमेटी है। वी आर रेगुलरली आंसरेबल टू बीसीसीआई और हम उनको रेगुलरली ना सिर्फ फीडबैक देंगे पर बल्कि अपनी पूरी जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसको ऊपर नज़र भी रखी जाएगी। और ख़ासकर जहाँ तक फंड्स और अकाउंट्स की जिम्मेवारी है वो आपको मैं बिल्कुल आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि उसमें किसी प्रकार की भी कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि मिथुन मनास का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो अच्छे खिलाड़ी भी हैं और जम्मू का नाम रोशन, जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया उन्होंने। देखिए, आपको शायद ये मालूम होगा, इस कमेटी के अंदर हम 3 सदस्य हैं। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना है, मेरे साथ मिथुन मनास जी हैं जो कि क्रिकेट अफेयर्स को देखेंगे और सुनील सेठी जी हैं वो लीगल अफेयर्स को देखेंगे। हम तीनों मिलकर एज ए टीम काम करेंगे। लेकिन क्योंकि बेसिक यहाँ पर मुद्दा क्रिकेट का है, इसलिए एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर मिथुन मनास जी जो कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर और एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, उनको टीम में इसलिए रखा गया है और उनकी जो काबिलियत है उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को उभारने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक आपको। धन्यवाद विनोद जी। और आपके माध्यम से मैं सबको यकीन दही करना चाहता हूं कि आप देखिए आगे जेकेसीए क्या करती है। धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।